बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये सेकंड ईयर का दूसरा लेक्चर बनाने में कुछ देर हो गई। मैं अपने बच्चों से माज़रत ख़्वाह हूँ। कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से मैं जल्द ये लेक्चर जो है उनको कंटिन्यू ना कर सका। बहरहाल माज़रत ख़्वाह हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड्स ऑफ फोर्स। तो आपने फर्स्ट ईयर में बल्कि मैट्रिक में न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था। उसमें हमने ये कहा था, बल्कि हमने ये देखा था कि एक मैसिव फोर्स जो है, एक मैसिव ऑब्जेक्ट जो है दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। तो हम उस कॉन्सेप्ट को लेके ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो हम ये कहते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में वो रीजन जिसके अंदर कोई भी दूसरा मैसिव ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी। ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, कोई भी मैसिव बॉडी है वो दूसरी मैसिव बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो ये हमें बताता है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है। और इसी तरह कूलम्ब्स लॉ में हमने ये पढ़ा कि अगर एक चार्ज है तो वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट दिया माइकल फैराडे ने, जिस तरह ज़मीन के या कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट जो है उसके इर्द गिर्द हम कहते हैं कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह माइकल फैराडे ने ये कहा कि अगर आपके पास एक चार्ज एग्जिस्ट करता है तो उसकी सराउंडिंग में एक रीजन क्रिएट हो जाता है। उस रीजन के अंदर कोई सा भी दूसरा चार्ज अगर हम रखते हैं तो उसके ऊपर, इस रीजन के ऊपर फोर्स लगती है। तो ये रीजन जो है ये फील्ड ऑफ फोर्स कहलाता है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। यानी कि किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में वो रीजन कि अगर उस रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज हम रिजाइड करते हैं, रखते हैं, तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। अब ये देखें कि ये चार्ज जो है ये फील्ड डिवेल्प कर रहा है। अब यहाँ कोई दूसरा चार्ज है या नहीं है, ये फील्ड एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हमने ये देखना है कि ये फील्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए डेफिनेटली हमें एक दूसरा चार्ज जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको हम नाम देंगे टेस्ट चार्ज का। तो बहरहाल ये बाद में हम बातें डिस्कस करेंगे। इससे पहले ज़रा ये देखें कि हम कहते हैं कि एक चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो इस फोर्स का ओरिजिन क्या है, ये फोर्स क्यों लगती है, इस क्यों का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन ये है कि ये फोर्स कितनी लगती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो ये कूलम्ब लॉ से हम निकाल सकते हैं, या इधर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ जो है उससे हम निकाल सकते हैं। तो ये फोर्सेस जो हैं इसके ओरिजिन का चूँकि हमें पता नहीं है, इसलिए इसको एज सच कह देते हैं कि ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर की या बेसिक फोर्सेस हैं। तो अब हम ज़रा असल पॉइंट की तरफ आते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q, जिसकी मैग्नीट्यूड है। अब इसकी सराउंडिंग में ये रीजन है, इस रीजन के अंदर ये किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। तो यहाँ चार्ज के करीब फोर्स ज़्यादा लगेगी। जैसे जैसे चार्ज जो है इससे दूर होता जाएगा, कोई दूसरा चार्ज जो हमने इसके फील्ड के अंदर रखा है, तो वो फोर्स की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती जाती, कम होती जाती। तो अब ये हम देखना चाहते हैं कि वो कितनी फोर्स कम हो जाती है और वो कौन सा फैक्टर है जिससे हम इस फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं।
तो बिलफर्ज ये आपके पास फील्ड चार्ज है, यानी कि ये एक फील्ड बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ये पॉजिटिव चार्ज। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ एक और चार्ज ले आते हैं, इसको Q नॉट से शो करते हैं। तो ये चार्ज जो है ये फील्ड डिवेल्प कर रहा है, तो आम तौर पर इसको हम फील्ड चार्ज कह देते हैं। और इसके फील्ड को चेक करने के लिए ये हमने एक स्मॉल चार्ज जो कि पॉजिटिव है यहाँ पे रखा है। तो ये चूंकि फील्ड को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज कह देते हैं। तो ये बात याद रखें कि टेस्ट चार्ज की खुसूसियात होती हैं, नंबर 1 वो पॉजिटिव होता है, नंबर 2 उसकी जो अपनी मैग्नीट्यूड है वो बहुत स्मॉल होती है, ताकि वो इसके फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके, यानी कि बहुत कम डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर सके। टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है वो कम होती है और इसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। अब हमने ये देखना है कि इसके ऊपर चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज के ऊपर ये चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है। तो डेफिनेटली अगर फोर्स ज़्यादा लगा रहा है इसका मतलब ये है कि फील्ड स्ट्रांग है, और अगर फोर्स कम लग रही है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर तो हम कहेंगे कि फील्ड जो है वो वीक है। अब फील्ड को चेक करने के लिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है E, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये किसके बराबर होगी। जिस तरह पहले मैंने बताया कि हम देखते हैं कि टेस्ट चार्ज के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स लगा रही है। तो जो फोर्स लगा रहा है ये फील्ड, यानी कि ये फील्ड जो फोर्स लगा रहा है और जितने चार्ज के ऊपर लगा रहा है इसकी जो रेशियो होगी वो हमें बताएगी कि इस फील्ड की इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेंथ कितनी है। फोर्स ज़्यादा लगेगी तो फील्ड स्ट्रांग होगा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर फोर्स कम लग रही है जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है वो कंपैरेटिवली कम है। तो ये फोर्स से डिसाइड किया जा सकता है कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रही है कम लग रही है। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है ये एक्चुअली फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज F ओवर Q नॉट। तो यहाँ देखें कि हम ये F जो है वो किस तरह निकाल सकते हैं। तो हमने कॉलम्स लॉ में ये पढ़ा था कि F जो है यानी कि इस टेस्ट चार्ज पे ये फील्ड चार्ज कितनी फोर्स लगाता है। तो हम कहते हैं कि F जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर। याद रखें ये आपके पास दोनों चार्जेस, यानी कि ये जो हमारा फील्ड चार्ज है उससे टेस्ट चार्ज का जो डिस्टेंस है वो है R के बराबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है R के बराबर, यानी कि इससे R फासले के ऊपर हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो उसके लिए जाहिर है हमें ये पता होना चाहिए कि इस पॉइंट के ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो F जो है ये कॉलम लॉ हमें बताता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ये चार्ज, Q नॉट ये चार्ज ओवर R स्क्वायर, इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है R उसका स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है ये भी हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो ये R यूनिट वेक्टर जो होगा वो ये होगा, यानी कि रेडियली अवे फ्रॉम द ये फील्ड चार्ज होगा। तो ये F की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। अब अगली बात कि ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में अगर पहली इक्वेशन में पुट करें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1/Q नॉट ये वाला, और F की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर।
तो ये देखें, ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा भाई, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी यहाँ पे वो इस तरह निकाली जा सकती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर। अब इसके ऊपर जरा गौर कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है मैग्नीट्यूड के एतबार से किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ज़ाहिर डायरेक्शन तो होगी वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, यानी कि ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है इस तरह, तो इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। मीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और वो फोर्स पर यूनिट चार्ज जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि उसके बराबर होगी। तो मैं जो बात कर रहा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये देखिए, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 1 ई की मैग्नीट्यूड जो है वो क्यू के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि ये जो फील्ड चार्ज जो वो फील्ड बना रहा है, अगर उसकी मैग्नीट्यूड आप इंक्रीज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होती जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डबल हो जाएगी अगर चार्ज जो है उसको डबल कर दिया जाएगा, और इसी तरह अगर इसको हाफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड भी जो है वो भी हाफ हो जाएगी। और दूसरी चीज इसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिपेंड करती है वो है डिस्टेंस। यानी कि चार्ज से जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करना चाहते हैं उसका डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो स्क्वायर टाइम रिड्यूस होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है वो स्क्वायर टाइम कम होती जाएगी। मीन अगर हम डिस्टेंस जो है वो दुगना कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/4 रह जाएगी, और अगर हम डिस्टेंस जो है ये वाला 3 गुना कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो 1/9 रह जाएगी। यानी कि टोटल जो फोर्स पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी उससे 9 टाइम जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है तो चार्ज जो है उसको इंक्रीज करते जाए, या अगर हम ये देखना चाहते हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो फील्ड तो वही बना रहा है चार्ज, लेकिन अगर उसका डिस्टेंस जो है हम चेंज करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो भी डिफरेंट होती जाएगी। अब रही बात कि इसके यूनिट क्या होंगे, तो ये देखिए, ये इक्वेशन में बताती है इसके यूनिट क्या हो सकते हैं। ये है फोर्स जिसके यूनिट है न्यूटन, और ये है चार्ज जिसके यूनिट है कूलम। इसका मतलब ये है कि ऐसे यूनिट जो होंगे ई के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के वो होंगे क्या भाई, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो इसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के जो यूनिट होंगे वो न्यूटन पर कूलम होंगे। अब यहाँ भी ये देखिए, हमने कोशिश की थी कि यहाँ पे डार्ट्स जो है वो ज़्यादा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस जो इंक्रीज होता जाता है डार्ट्स की मिकदार कम होती जाती है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऐसी कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस जो इंक्रीज करते जाते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है। तो बहरहाल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक ऐसा वेक्टर है जिसकी जो मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है और किस डायरेक्शन में वो एग्जर्ट हो रही है। तो फोर्स पर जो टेस्ट चार्ज होगा ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर होगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन किस तरह की जा सकती है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी माइकल फैराडे ने ही दिया था कि हम ऐसा करते हैं कि कोई भी जो चार्ज है उसकी सराउंडिंग में जिस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है
वो जो पाथ ट्रेस करता है उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरह फाइंड आउट की जा सकती हैं? जिस तरह कि ये आपके पास एक फील्ड चार्ज है पॉजिटिव Q, तो हम ऐसा करते हैं कि इससे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये देखें, ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हैं। तो ये रेडियली अवे फ्रॉम द फील्ड चार्ज मूव करेंगे, यानी कि ये चार्ज अगर यहाँ रखा जाए तो इधर मूव करेगा, ये चार्ज यहाँ रखा जाए तो इधर मूव करेगा, एंड सो ऑन। तो ये जो पाथ ट्रेस करते हैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया गया। तो चूंकि ये चार्ज के ऊपर फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बता रहे हैं ये लाइनें, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, कि किस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है किसी भी चार्ज के ऊपर। खास तौर पर ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम रखते हैं। तो ये बेसिकली एक मैप बन जाता है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कर सकते हैं, यानी कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि फील्ड स्ट्रांग है, वीक है, किस डायरेक्शन में है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं हमें ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कि फील्ड स्ट्रांग है, वीक है, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है। अब यही कॉन्सेप्ट जो है अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए लें, तो ये देखें हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो फील्ड बनेगा उसकी फील्ड लाइंस जो हैं वो फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करेंगी। तो ये देखें, यहाँ ये फील्ड लाइन ये बनेगी, इधर फील्ड लाइन ये बनेगी, इधर फील्ड लाइन ये बनेगी। ये बात ध्यान में रखें कि ये फील्ड लाइनें एक्चुअली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये एक हमारा ऐसे समझ लें कि मैप बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैप बन जाता है। तो डेफिनेटली अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो लाइन जो है अवे फ्रॉम द चार्ज इमर्ज आउट होंगी, लेकिन अगर ये पॉजिटिव की बजाय हम नेगेटिव चार्ज ले लें तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो होगा वो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पाथ ट्रेस करेंगे, यानी टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पाथ ट्रेस करेगा। तो इसकी लाइनों की जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द चार्ज यानी फील्ड चार्ज होगी, यानी कि इनवर्ड होगी, यहाँ आउटवर्ड, यहाँ इनवर्ड। अब अगली बात ये देखें कि ये जो हमारा रीजन बनता है ये वाला, या ये देखें जैसे जैसे हम चार्ज के अवे चलते जाते हैं तो लाइनों की तादाद पर यूनिट एरिया कम होती जाती है। ये देखें, मिसाल के तौर पर हम एक एरिया यहाँ लेते हैं, एक एरिया यहाँ लेते हैं। अच्छा, एक और बात जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि यहाँ तो हम शो करवा रहे हैं ये 2 डायमेंशन में, यानी कि प्लेन के ऊपर ये फील्ड लाइन जो शो कर रहे हैं। इन एक्चुअल ये फील्ड लाइन जो है वो इस तरह की प्लेन के ऊपर नहीं होती, बल्कि ये 3 डायमेंशन में होती हैं। यानी कि यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो वो इधर आएगा, इसके अपोजिट रखा जाएगा तो वो दूसरी तरफ जाएगा, यानी कि ये चारों तरफ फैलती हैं। तो यहाँ चूँकि हम प्लेन जो है हमारा वाइट बोर्ड जो है वो प्लेन के तौर पर काम कर रहा है, उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लाइनों की, तो ये हमें 2 डायमेंशन में ये सिस्टम नज़र आ रहा है। बेसिकली जो फील्ड लाइन है वो चारों तरफ फैल रही हैं। इसका ज़रा थोड़ा सा स्केच ले लें। जिस तरह एक रबर बॉल है उसके ऊपर आप कॉमन पिन्ने जो हैं वो लगा देते हैं, तो वो पिन्ने जो हैं चारों तरफ फैली हुई होती हैं। तो ऐसे समझ लें कि जो हमारा जो रबर बॉल है, टेनिस बॉल है, वो चार्ज है, और जो कॉमन पिन है उसके परपेंडिकुलर हमने लगाई हुई हैं वो फील्ड लाइंस है। तो अगर यहाँ मैं एक पर्टिकुलर एरिया लेता हूँ तो इसमें 2 लाइनें पास हो रही हैं, इतना ही एरिया हमें यहाँ लेता हूँ तो इसमें 1 लाइन पास हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम चार्ज से अवे चलते जाते हैं तो पर्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलरली जो लाइनों की तादाद है वो कम होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ
कि जहाँ लाइनों की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड या वो स्ट्रांग हुआ। इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं। ये देखिए, जितना डिस्टेंस जो है चार्ज से कम होता जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है, फील्ड की शिद्दत जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। जिस तरह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ई है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लाइनों की तादाद ज़्यादा, यानी कि यहाँ लाइनों की तादाद ज़्यादा, ये डिस्टेंस कम। यहाँ लाइनों की तादाद कम तो डिस्टेंस ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे लाइनों की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद या डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू सरफेस एरिया, उनकी तादाद जितनी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक होता जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब यह सिंपली हम कह सकते हैं कि ई इज प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू सरफेस एरिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो हैं उनकी तादाद जो वो हमें बताती है कि लाइनें ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, लाइनें कम होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगा। तो जिस तरह पहले बता चुका हूँ कि यहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ वीक होगा, यहाँ स्ट्रांग होगा, यहाँ वीक होगा, जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं। अब अगली बात कि अगर आपके पास दो सिमिलर चार्जेस हैं तो उसकी फील्ड लाइंस जो हम किस तरह बनाएंगी। तो कॉन्सेप्ट ये ज़हन में रखें कि अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। डेफिनेटली ये चार्ज का डिस्टेंस ज़्यादा है, कम है इसके मुकाबले में, तो इसकी जो रिपल्सिव फोर्स है इनिशियली ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे इसका डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा इसकी रिपल्सिव फोर्स जो है वो भी ज़्यादा होती जाएगी। तो रिजल्ट ये निकलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज स्ट्रेट लाइन में नहीं बच जाएगा, बल्कि इस तरह टिल्ट हो जाएगा, इसी तरह यहाँ एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक स्केच बन जाता है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो फील्ड बनेगा वो कुछ किस तरह का होगा। जिस तरह ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड बना है, इसी तरह का नेगेटिव चार्जेस जो अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो उनका भी फील्ड इस तरह का बनेगा, लेकिन लाइनों की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए कोई भी लाइन पास नहीं हो रही। जब लाइन पास नहीं हो रही तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नील है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट, जीरो पॉइंट, कोई भी इसको नाम दिया जा सकता है। तो ये नल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा, जहाँ पे जिनके इन दोनों के दरमियान बिल्कुल मिड के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो जीरो के बराबर होगी। डेफिनेटली अगर यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो जितना ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, उतनी ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स जीरो के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है, फोर्स जीरो के बराबर होगी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू भी जीरो के बराबर होगी। अब ये तो मैंने सेम चार्ज लिए थे, अगर हम अपोजिट चार्ज लेते हैं तो फिर किस तरह की सिचुएशन होगी। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे जो कि पॉजिटिव होगा, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बनेगी। अगर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, पहले इसकी फोर्स ज़्यादा होगी, इसकी फोर्स कम होगी, तो ये थोड़ा सा इधर जाएगा लेकिन फिर इधर। तो ये बेसिकली सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये बता रही हैं कि टेस्ट चार्ज जो है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो इमेजिन करें कि इस पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज होगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इस पॉइंट का टेंजेंट होगी, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इस पॉइंट का टेंजेंट होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है यानी कि फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगी, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट का टेंजेंट होगा ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड
की जो स्ट्रेंथ होगी। इसी तरह अगर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये देखें इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन जो है फोर्स की ये होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये होगी। तो सिंपल बात क्या हुई कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देख के। तो जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू देखनी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस पॉइंट के ऊपर उसका टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, यानी कि इस पॉइंट का टेंजेंट ये होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट ये होगा, इस पॉइंट का टेंजेंट ये होगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करने से उसकी डायरेक्शन हम हासिल कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट चीज क्या है, वो ये है कि बिल फर्ज अगर आपके पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं और ये दोनों जो हैं अपोजिटली चार्ज है, इसके ऊपर बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो फिर स्केच करें, जरा सोचें कि अगर हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ होगा तो वो किस तरह मूव करेगा, यहाँ डीप इनसाइड द प्लेट्स होगा तो वो किस तरह मूव करेगा। तो डेफिनेटली ये यहाँ ओपन एरिया है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा यानी टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ जाएगा, इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन आगे चलते हैं, ये देखें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रीजन बनता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और अभी हमने ये कहा था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया कांस्टेंट होगी, एक जैसी होगी, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पे एरिया ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, तो लाइनों की तादाद जो है वो बराबर रहेगी। अगर इक्वल तादाद रहेगी तो इसका मतलब यह है कि फील्ड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इतना रीजन बनता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे का पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये रीजन जो है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा, यहाँ भी थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा। तो इसलिए अगर आपसे ये कहा जाता है कि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे, तो आप उसके लिए यही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि हम दो अपोजिटली चार्ज शीट ले लेते हैं, उसके अंदर इनसाइड डीप इनसाइड जो रीजन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर आगे हम पढ़ेंगे कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, तो उसके दरमियान जो रीजन बनता है उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होता है। अब रही बात कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं इसको समराइज हम करते हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने जो है अभी बताता हूँ। अब हम ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि सारे का सारा जो आर्टिकल हमने पढ़ा है उसकी समरी जो है हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ होता है जो कि फील्ड के अंदर वो ट्रेस करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होती है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव जो चार्ज होता है उसके ऊपर इसका एंडिंग पॉइंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात क्या है, हमने ये देखा था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एक दूसरे के क्लोजर हैं, करीब करीब हैं, वहाँ फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, और जहाँ पे लाइनें जो है एक दूसरे से दूर दूर हैं, यहाँ क्लोज, यहाँ फार अपार्ट, तो जहाँ पे दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो भी डिक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है ऑन द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब तीसरी बात क्या हुई कि हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू यानी कि उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? टेंजेंट ड्रा करके, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। और चौथी बात क्या हुई कि ये लाइनें जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, तो ये तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें, तो दो लाइनें जो हैं
कोई सी दो लाइनें जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है। और अगली बात क्या हुई कि ये कोई भी जो चार्ज बॉडी की जो सरफेस है उसको फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलरली छोड़ती है। अब देखिए जिस तरह ये फ्लैट शीट है तो इसके परपेंडिकुलर जो है वो नॉर्मल बनेगा इसका ये, तो ये एक दूसरे को पैरेलल होंगी। फील्ड यहाँ ये जो हमारी नेगेटिव प्लेट है इसके भी परपेंडिकुलर लाइनें जो है नॉर्मली लाइनें जो है इनवर्ड आ रही है, यानी कि अगर चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको लीव कर रही है लेकिन सरफेस का परपेंडिकुलरली, और अगर नेगेटिव है तो सरफेस की तरफ आ रही है परपेंडिकुलरली। तो ये फ्लैट शीट सामने ले ली, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हम स्फेरिकल शेप में अगर बॉडी लेते हैं, कोई वॉल नमा चीज़ है, स्फेरिकल बॉडी है, चार्ज है, तो उसके ऊपर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको जो छोड़ेंगी वो परपेंडिकुलरली छोड़ेंगी, यानी कि इस पॉइंट का अगर हम ये छोटा सा एरिया ले लेते हैं, सरफेस एरिया ले लेते हैं, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, इधर भी ये सरफेस के परपेंडिकुलरली लाइनें जो है इनवर्ड आएंगी। तो बेसिकली ये वो पॉइंट्स हैं जिससे हमें स्केच मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जिससे हम यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा फील्ड जो है किसी भी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में कैसा होगा। तो उम्मीद है मेरी बातें पसंद अपना समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप कमेंट्स में वो लिख सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। अल्लाह हाफिज़।